मैं डॉक्टर राजकुमार रियान सिंधीबल चैनल के माध्यम से हिंदी व्याकरण क्रमशः पढ़ा रहा हूँ। उसी कड़ी में आज हम लोग क्रिया का अर्थ और क्रिया के भेद समझने का प्रयास करेंगे। तो क्रिया किसे कहते हैं पहले यह हम जानें। क्रिया देखिए, जो क्रिया है, यह क्रिया का मतलब ये होता है कि जिस शब्द में किसी कार्य का होना पाया जाए। जिस शब्द में क्या है, जिस शब्द में किसी कार्य का होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। उसे क्रिया कहते हैं। जिस शब्द में किसी भी काम का होना, जैसे हम पढ़ना, बोलना, लिखना, चलना, बैठना, सुनना, ये सब क्रिया है। जो भी मनुष्य करते हैं वो सब क्रिया के अंतर्गत आता है। तो इसमें जैसे बोलना हो गया, अब बोलना क्रिया है, चलना क्रिया है, रोना क्रिया है, ठीक है, हंसना क्रिया है, बैठना क्रिया है, ये सब क्रिया के अंतर्गत आ जाएगा। पढ़ना क्रिया है, ये सब क्रिया है। टोटल जितने भी आएंगे जिसमें किसी कार्य का होना, आप सुन रहे हैं ये भी जो है कि एक क्रिया है। हम बोल रहे हैं ये भी क्रिया है, हम लिख रहे हैं ये भी क्रिया है, आप भी लिख रहे हैं ये भी क्रिया है। यानी लिखना, पढ़ना, बोलना, गाना, बजाना, उड़ना, चलना, बैठना सब क्रिया के ही अंतर्गत आता है। और क्रिया जो शब्द है उसकी उत्पत्ति कैसे होती है, क्रिया शब्द बनता कैसे है, इसके बारे में हम लोग जानें कि क्रिया शब्द कैसे बनता है। जैसे जो क्रिया शब्द होते हैं, क्रिया शब्द कैसे बनते हैं। एक चीज जान लेना, क्रिया शब्द बनने के लिए तीन ही शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जो क्रिया बनाने में तीनों शब्द सहायक होते हैं। तो जो पहला है वह धातु है। धातु से पहला किससे क्रिया का निर्माण होता है? धातु से क्रिया का निर्माण होता है। देखिए, जो धातु होता है, किसी भी शब्द का जो होता है, किसी भी शब्द निर्माण का जो मूल होता है, यानी यह कह सकते हैं कि क्रिया का मूल, ठीक है, क्रिया का मूल ही धातु होता है। और इसी धातु से, ठीक है, अन्य विकृत होकर नए नए शब्द बनते हैं। उदाहरण के लिए जैसे हम 3-4 शब्द ले लेते हैं। जैसे ये है पढ़, ये एक धातु है। अब पढ़ से इसमें मान लीजिए ना जुड़ गया तो ये हो गया पढ़ना। क्या हो गया? पढ़ना। ये क्या है? धातु है, ये मूल शब्द है, धातु है। इसी तरह जैसे मान लीजिए और शब्द है, जैसे खेल। ये खेल क्या है? धातु है। अब खेल से मान लीजिए, अब इसमें और शब्द जैसे जैसे जोड़ेंगे, जैसे मान लीजिए एक हो गया खेलना, ठीक है, दूसरा हो गया खेल रहे हैं, ठीक। अब लेकिन शब्द क्या है? मूल है शब्द खेल। खेल से खेलना हो गया। इसी तरह बैठ से बैठना हो गया। मान लीजिए बैठ जो है कि ये मूल शब्द है। अब बैठ से अब कई शब्द बन जाएगा। जैसे मान लीजिए कि बैठा है, ठीक है, बैठा, बैठना, ठीक, बैठी है, तो ये कई शब्द बन जाएंगे। तो यानी पहला शब्द हमने क्या देखा कि पहला शब्द ये है, जो मूल धातु क्या है? धातु से ही ये जो है कि ये धातु से ही क्रिया शब्द के निर्माण होते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि सुन से सुन रहे हैं, सुनना, चल से चल रहे हैं, चलना। इस तरह जैसे धातु निर्माण से क्रिया शब्द अधिक से अधिक बनते हैं।
दूसरा हम उदाहरण लेते हैं संज्ञा शब्द से। और किससे निर्माण होता है? संज्ञा शब्द से। अब संज्ञा शब्द से कैसे निर्माण होता है? अब जैसे देखिए, जो संज्ञा शब्द है, उदाहरण दीजिएगा कि संज्ञा शब्द है ये, जैसे उदाहरण हम लोग ले सकते हैं, संज्ञा शब्द है हाथ। हाथ, हाथ क्या है? संज्ञा है। अब हाथ से बन गया हथियाना। हथियाना, यह क्या हो गया? हथियाना जो है कि एक प्रकार की क्रिया हो गई। तो हाथ से हथियाना हो गया। उसी तरह और भी मान लीजिए हम लोग ले सकते हैं, जैसे जैसे लड़ाई। याद रखिएगा, लड़ाई भाववाचक संज्ञा है। लड़ाई क्या है? भाववाचक संज्ञा है। अब लड़ाई से अब बन गया लड़ना। इसी तरह कुटाई से बन गया कूटना। इसी तरह जो है कि क्या बोलते हैं, लुटेरा। लुटेरा, लुटेरा एक जो है कि क्या बोलते हैं, लुटेरा संज्ञा है। लुटेरा क्या है? संज्ञा है। लुटेरा से बन गया लूटना। लुटेरा से क्या हो गया? लूटना। ठीक है। उसी तरह अन्य भी शब्द जैसे बनते जाएंगे, जैसे कटाई से काटना, कुटाई से कूटना। ठीक है। लात से लतियाना, बात से बतियाना, जैसे हाथ से हथियाना बना था। तो हमने क्या देखा कि संज्ञा शब्द से भी क्रिया शब्द का निर्माण होता है। अब उसके बाद हम लोग तीसरे का अध्ययन करते हैं। तो तीसरे जो है विशेषण शब्द, जो विशेषण शब्द होता है उससे भी जो है कि क्या बोलते हैं, ये क्रिया शब्द का निर्माण होता है। विशेषण शब्द से भी क्रिया शब्द का निर्माण होता है। तो विशेषण शब्द से देखें कैसे क्रिया का निर्माण होता है, यह ध्यान देने वाली बात है। अब विशेषण शब्द क्या है? विशेषण शब्द जैसे अब क्या बोलते हैं, विशेषण शब्द है भगौड़ा। भगौड़ा, सॉरी, विशेषण शब्द है भगौड़ा। अब भगौड़ा से क्या हो गया? भगौड़ा से जो क्रिया बन रही है वह है भागना। अब क्या हो गई क्रिया? भागना। और जैसे विशेषण से, जो विशेषण होता है, विशेषण से भी हम लोग देख रहे हैं कि अधिक से अधिक शब्दों का निर्माण हो सकता है। आप जैसे भगौड़ा से भागना, ठीक है। इसी तरह लूट से लूटना, लूट भी विशेषण है, ठीक है, लूट से लूटना। तो यह तीनों शब्दों से ध्यान रखिएगा कि जो हमारे क्रिया शब्द का निर्माण होता है, इन तीनों शब्दों का बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है। अब इसके बाद हम समझेंगे कि क्रिया के भेद, जो विभिन्न विद्वानों ने अपने मत से क्रिया का भेद किया है, उसके बारे में हम जानेंगे कि क्रिया के कितने भेद होते हैं। फिलहाल अभी हमने सीखा, क्या सीखा कि धातु से जो है कि क्रिया का निर्माण होता है, संज्ञा से क्रिया का निर्माण होता है, विशेषण शब्दों से क्रिया का निर्माण होता है। ठीक है। अब जो हम आते हैं कि यह क्रिया के कितने भेद हैं और क्रिया के भेद में कौन कौन ऐसी बातें हैं जो हमारे लिए जानना बहुत आवश्यक है। तो अब हम लोग आते हैं दूसरे पॉइंट पे, क्रिया के भेद। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? क्रिया के भेद, और क्रिया के भेद में जानेंगे कि क्रिया के भेद कैसे कैसे भेद क्रिया के किए गए हैं। तो ये रहा आपका क्रिया का भेद। क्रिया के भेद, ठीक। अब क्रिया के भेद में ध्यान रखिएगा, क्रिया के भेद में कई भेद हैं, लेकिन जो मूल है उसको हम जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले जो भेद किया गया है वह है रचना की दृष्टि से या कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। सबसे महत्वपूर्ण ये टॉपिक है। तो हम लोग दो तरह का भेद कर सकते हैं, ठीक है। एक ऐसे कर सकते हैं, दो तरह से भेद। एक है कि क्रिया या क्रिया का जो रचना होती है या कर्म के आधार पर क्रिया के भेद, ठीक है। तो यहां हम लोग लिख सकते हैं कि कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। क्रिया के भेद, कर्म के आधार पर क्रिया के भेद दो भेदों में जैसे बांटा गया है, ठीक है।
आप लोग शुरू से सुनते आए हैं, लेकिन कुछ लक्षण होते हैं जिसके आधार पे इसका भेद किया जाता है। एक होता है अकर्मक, और दूसरा होता है सकर्मक। ये दो क्रिया के भेद है, रचना की दृष्टि से या कर्म के आधार पे क्रिया के भेद है। उसके बाद जो क्रिया के भेद होते हैं, ठीक है, उसके बाद जो क्रिया के भेद होते हैं उसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि कौन कौन होते हैं। प्रयोग या रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद, प्रयोग, ठीक है, या रचना की दृष्टि से क्रिया का भेद, क्रिया के भेद, ये दूसरा पॉइंट है। अब इसमें हम लोग ले लेंगे कौन कौन से। नंबर 1 पे है, ठीक है, प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया, ठीक। उसके बाद दूसरे नंबर पे है संयुक्त क्रिया। फिर तीसरे नंबर पे है नाम धातु क्रिया। चौथे नंबर पे है सामान्य क्रिया। पांचवें नंबर पे है पूर्वकालिक क्रिया। और एक और क्रिया बाद में जोड़ दिया गया, कृदंत क्रिया। ये इतने क्रिया हैं, ये क्रिया के भेद हैं, ठीक है। अब इस क्रिया के भेद में समझेंगे कि अकर्मक क्रिया क्या है, सकर्मक क्रिया क्या है, प्रेरणार्थ क्रिया क्या है, संयुक्त क्रिया क्या है, नाम धातु क्रिया क्या है, सामान्य क्रिया क्या है, पूर्णकालिक क्रिया क्या है, कृदंत क्रिया क्या है। तो देखिए, अकर्मक और सकर्मक, एक छोटा सा उदाहरण हम दे रहे हैं। अकर्मक, जैसे जब किसी हम वाक्य को लिखते हैं, जैसे मान लीजिए लिखते हैं कि राम, ठीक है, आम खाता है, एक उदाहरण हो गया, राम आम खाता है। तो कैसे यह बनता है? अब जो राम है यह करता है, राम क्या है? करता है। जो भी क्रिया करने वाला होता है उसको कर्ता कहते हैं। पहली बात जान लीजिए कि जो भी क्रिया करने वाला होता है कर्ता कहते हैं। ये राम क्रिया क्या कर रहा है? ये क्रिया है, ये क्रिया है, यानी कर्ता, ठीक है, कर्म, याद रखिएगा, ये है कर्म, कर्ता कर्म क्रिया। तो देखिए, अकर्मक सकर्मक का जो विभाजन होता है इसी के आधार पे होता है कि जैसे राम आम खाता है, एक उदाहरण हम दे रहे हैं। तो राम आम खाता है, तो इसमें जो उदाहरण है इसमें कर्म भी है, ठीक है। और जब कर्म रहेगा, जिसमें कर्म रहेगा वह सकर्मक हो जाएगा, जिसमें कर्म नहीं रहेगा वह अकर्मक हो जाएगा। यह हम दूसरे शब्दों में सीधा सीधा जैसे हम लोग यह बात कह सकते हैं कि अकर्मक क्रिया, ठीक है, अकर्मक क्रिया का मतलब ये होता है कि जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है, जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है तो वह अकर्मक है, लेकिन जिस क्रिया का फल कर्ता पर नहीं पड़ता है वह सकर्मक है, कर्म पर पड़ता है। तो यह कह सकते हैं कि इसमें कर्म प्रधान है और इसमें कर्म की प्रधानता नहीं है। या ये भी कह सकते हैं दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं उदाहरण तौर पे कि यह जो है, यह कौन, ये जो अकर्मक है ये कर्म प्रधान है। क्या है? ये जो है कि कर्म प्रधान है, ठीक।
ये क्या है, ये जो है कि ये कर्म की और यहाँ जो कर्म है इसमें अप्रधानता है, ये कर्म अप्रधान है कह सकते हैं, या ये भी कह सकते हैं कि जो अकर्मक है, ठीक है, अकर्मक में क्या होता है कि जो कुछ रहता है करता रहता है, ठीक, और सकर्मक में कर्म की प्रधानता होती है। इसमें क्या है, कर्म की प्रधानता है, कर्म की प्रधानता है। अब एक एक उदाहरण हम लोग देकर समझेंगे कि कैसे कैसे कर्म की प्रधानता है। अब जैसे उदाहरण तौर पे हम लोग अकर्मक का कुछ उदाहरण ले रहे हैं, देखते जाइए कि कैसे कैसे शब्द बदल रहे हैं। जैसे उदाहरण पे हम लोग लिख रहे हैं कि अकर्मक में देखते जाइए कि राम दौड़ता है, राम दौड़ता है, ठीक है, राम दौड़ता है। तो जब राम दौड़ा तो क्या किसी पे इसका प्रभाव पड़ा? इसका जो प्रभाव है, इस क्रिया का प्रभाव है सीधे राम पे ही पड़ा, क्योंकि राम दौड़ा तो खुद उसी पे प्रभाव पड़ता है। इसी तरह जैसे सीता नाचती है, सीता नाचती है, उसके बाद जो है कि राजू खेलता है, तो राजू खेलता है, ठीक है, राजू खेलता है तो उसका प्रभाव खुद पे पड़ रहा है। चिड़िया आकाश में उड़ रही है तो चिड़िया भी अपने आप उड़ रही है, किसी कर्म के भरोसे नहीं है। लेकिन अब सकर्मक में क्या है कि सकर्मक में होता है कि जो कर्म पे प्रभाव पड़ता है वह सकर्मक होता है। जैसे मान लीजिए कि राम, ठीक, आम, या राम आम खाता है, ठीक है, तो जो खाता है, अब अपने आप से एक प्रश्न करिए, सकर्मक अकर्मक छांटने के लिए कभी भी जान लीजिए, सकर्मक अकर्मक छांटने के लिए अपने आप से प्रश्न करिए, अगर उस प्रश्न में अगर कर्म की प्रधानता हो, ठीक है, यदि कर्म की प्रधानता हो तो वह है सकर्मक। यदि कर्म की प्रधानता ना हो, अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ प्रश्न बना कि आम कौन जैसे क्या खाता है, तो उत्तर आया आम खाता है, ठीक है। उसी तरह जैसे अब क्या बोलते हैं, जैसे और उदाहरण हम लोग ले सकते हैं कि यतीन स्कूल जाता है, तो कहाँ जाता है, तो स्कूल जाता है। अब मैं निबंध लिखता हूं तो क्या लिखता हूं, निबंध लिखता हूं। तो कभी कभी क्या होता है, यह ध्यान रखिएगा कि अकर्मक में, ठीक है, अकर्मक में जैसे मान लीजिए अगर कहीं ये प्रश्न पूछ दिया जाए उदाहरण तौर पे कि राजू, ठीक है, राजू खाता है या लिखता है, राजू लिखता है, ठीक, जैसे दो है। अब जैसे खाता है तो यहां एक प्रश्न बन रहा है कि क्या खाता है, तो कुछ ना कुछ खाता ही होगा। तो यहां देखिएगा कर्म नहीं है फिर भी यह सकर्मक है, ठीक है, यहां कर्म नहीं है फिर भी यह सकर्मक है। और यहां जो है कि जो राजू लिखता है तो पूछता है क्या लिखता है, कुछ ना कुछ लिखता ही तो होगा, तो किसी पे उसका प्रभाव पड़ता ही होगा। तो कभी कभी अप्रत्यक्ष भी सकर्मक होता है, इस बात का हमें ध्यान देना चाहिए। अगर यह हम ध्यान नहीं देंगे तो जैसे दिक्कतें आ सकती हैं। अब थोड़ा सा हम लोग ये समझ सकते हैं कि अकर्मक और सकर्मक को कैसे हम लोग बना सकते हैं। कुछ और हम लोग उदाहरण ले सकते हैं इसमें कि अकर्मक सकर्मक का उदाहरण हम लोग ले सकते हैं कि कैसे कैसे अकर्मक सकर्मक बनते हैं, ठीक है। पहले ये पढ़ा लेते हैं फिर उसके बाद उधर पढ़ाएंगे। अकर्मक में पहला नियम क्या है कि एक तरफ आप क्या करेंगे, एक तरफ आप अकर्मक लिख लेंगे, अकर्मक, और दूसरे तरफ लिख लेंगे सकर्मक, ठीक है। अब देखिए कैसे बन रहा है अकर्मक और सकर्मक। कुछ नियम है, उस नियम को फॉलो करेंगे तो बहुत तेजी से अकर्मक सकर्मक समझ जाएंगे। और उस शब्द का अगर एक शब्द का भी मान लीजिए प्रयोग होता है तो आप समझ जाएंगे कि अकर्मक है कि सकर्मक है, ठीक है। जैसे उदाहरण तौर पे जैसे
ये अकर्मक है उठना। अच्छा, उठना क्या है? आप उठते स्वयं हैं, ठीक है, उठना ये अकर्मक है। अब इसी से अगर नया शब्द बन गया तो ये हो गया उठाना। तो उठाना क्या है? ये जो है कि सकर्मक हो जाएगा। जैसे उदाहरण तौर पे राजू सुबह उठता है, तो राजू सुबह उठता है किसी पे प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन ये जैसे मान लीजिए शब्द का प्रयोग करते हैं, ठीक है, कि राजू की माँ उसको प्रतिदिन उठाती है, तो कर्म किस पे पड़ा? राजू पर पड़ा। ये जैसे जहां उठना उठाना, इसमें स्वयं क्रिया कर रहा है, इसमें कोई क्रिया नहीं कर रहा है, ठीक है। इसी तरह एक और हम लोग उदाहरण ले सकते हैं, बैठना। बैठना, ठीक है, तो बैठना से क्या हो गया? बैठाना। अब इसी तरह उदाहरण ले सकते हैं रोना, ठीक है, रोना से क्या हो गया? रुलाना। रुलाना कोई दूसरा करता है, अपने आदमी नहीं रोता है, दूसरा कोई रुलाता है, ठीक है। और एक चीज ये भी ध्यान देने की जरूरत है कि जितने अकर्मक सकर्मक पद होंगे, ठीक, अकर्मक सकर्मक जितने पद होंगे उसमें अधिकांश में ना का प्रयोग हुआ रहता है, अंत में ना का प्रयोग होता रहता है, और साथ साथ में आगे भी मात्राएं लगी रहती है। यह नहीं कि अब जैसे नियम ये है कि यदि अकर्मक दो अक्षर का है, ठीक है, तो दोनों अक्षर में हस से दीर्घ वाला जो है कि क्या बोलते हैं मात्राएं लगेंगी। अगर 3 अक्षर का है तो पहले अक्षर छोड़ के दोनों जो है कि मात्राएं जैसे लगेगी। जैसे मान लीजिए यहाँ उठना है, ध्यान से दीजिएगा, यहाँ क्या हो गया? उठाना हो गया। तो अब थोड़ा सा अगर पकड़ने का प्रयास करिएगा कि जैसे मान लीजिए यहाँ रोना था, ठीक है, तो जहाँ ओ का मात्रा होगा, जैसे देखिए रोना, तो रोना का हो जाएगा रुलाना, ठीक है। तो जहां ओ का मात्रा आएगा वहां रू में परिवर्तित हो जाएगा। इसी तरह जैसे मान लीजिए जहां जीना आ गया, जीना, ठीक है, तो जीना का क्या हो गया? जिलाना। जिलाना। अब क्या हो गया? ये शब्द जो है कि जो बड़ी की मात्रा थी यहाँ छोटी की मात्रा में परिवर्तित हो गई, तो जीना का जिलाना। इसी तरह रोना का रुलाना, ठीक है। सोना का, अब जैसे देखिए सोना, अब वो वाला नियम लागू हो गया। देखिए रोना था, इसमें सोना हो गया, तो सोना का क्या हो गया? सोना का क्या होगा? सुलाना। क्या हो जाएगा? सुलाना। तो यह ध्यान रखिएगा कि ये जो अकर्मक क्रियाएं होती हैं, अकर्मक क्रियाएं आदमी खुद करता है, जबकि सकर्मक क्रियाएं, ठीक है, सकर्मक क्रियाएं जो है कि किसी के माध्यम से होती है। अब इसी तरह दौड़ना, रोना, चिल्लाना, गाना, उड़ना, बैठना, ये सब अकर्मक क्रिया है। अब इसी तरह उड़ना से हो गया उड़ाना, तो उड़ाना मतलब कोई दूसरा आपको उड़ा रहा है। दूसरा, अगर अकर्मक सकर्मक में आपको भेद करना है तो आप एक प्रश्न करिए, और वह जैसे उदाहरण तौर पे, जैसे हमने क्या बोलते हैं, एक जैसे उदाहरण लिया कि श्याम लिखता है। श्याम लिखता है, एक उदाहरण लिया, श्याम लिखता है। अब श्याम लिखता है, अब हम जैसे प्रश्न ये करेंगे कि ये अकर्मक है कि सकर्मक है, तो इस वाक्य में आप क्या करेंगे? इसको भूतकाल में परिवर्तन करिए, ठीक है। अगर नहीं नियम समझ में आ रहा है तो आप इसको भूतकाल में परिवर्तन करिए। अगर ने लग जा रहा है, क्योंकि भूतकाल में ने लगता है, और जहां ने लग जाएगा, ठीक है, वह समझ लीजिएगा कि हर हाल में अगर ने लग गया तो वह जो है कि सकर्मक है। यदि ने नहीं लगा तो अकर्मक होगा। ये भी ध्यान रखने की जरूरत है। जैसे अब यहाँ जैसे उदाहरण मान लीजिए होगा कि श्याम ने लिखा, ठीक है, श्याम ने लिखा। लेकिन एक और उदाहरण ले लेंगे कि राम गया, ठीक है, एक उदाहरण है। अब यहां अगर लगा दिए कि राम ने गया, ये क्या हो जाएगा? वाक्य गलत हो जाएगा। तो राम गया
राम जो गया यह हो गया अकर्मक। क्या हो गया? अकर्मक, क्योंकि इसमें ने का प्रयोग नहीं लगा है, और इसमें ने का प्रयोग लगा है, इसलिए ये हो गया सकर्मक। देखिए, अकर्मक सकर्मक से बराबर क्वेश्चन आता रहता है, इसीलिए आपको हम विस्तृत तौर से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे एक और उदाहरण हम लोग ले सकते हैं, अधिक से अधिक उदाहरणों के माध्यम से समझेंगे तो अधिक से अधिक हमको समझने का जैसे अभ्यास होगा। जैसे एक और हम उदाहरण ले लेंगे, वह कौन सा उदाहरण है? उदाहरण ये है कि अकर्मक में उदाहरण है कि उसका ठीक सिर, उसका सिर खुजलाता है, खुजलाता है। ध्यान दीजिएगा, उसका सिर खुजलाता है। अब क्या होगा? अकर्मक होगा कि सकर्मक होगा? अब जो खुजलाता है तो कोई कर नहीं रहा है, अपने आप ये हो रहा है, खुजलाने की प्रक्रिया अपने आप हो रहा है, यह अकर्मक के अंतर्गत आ जाएगा। कोई इसमें कर्म प्रधान नहीं है, सिर्फ कर्म प्रधान नहीं है, लेकिन इसी शब्द को यह क्या हो गया? यह हो गया अकर्मक। ये क्या हो गया? अकर्मक हो गया। क्यों अकर्मक हो गया? क्योंकि जो खुजलाने वाली प्रक्रिया है अपने आप होती है, कोई कर नहीं रहा है, तो इसलिए अकर्मक है। इसी शब्द को हम बदल देते हैं। इसी शब्द को कैसे बदलेंगे कि अब लिख दिया गया वह अपना, ठीक है, सिर खुजलाता है। क्या हो गया? अब यह क्या हो गया? वह अपना सिर खुजलाता है। यहां कोई क्रिया कर रहा है, यहां कोई क्रिया कर रहा है, इसलिए हो जाएगा सकर्मक। ये क्या हो गया? सकर्मक। तो अकर्मक और सकर्मक में समझने का जब प्रयास करेंगे, जैसे वह, ठीक है, वह गा रही है, यह क्या हो गया? वह गा रही है। वह गा रही है तो वह स्वयं गा रही है, कोई किसी पे प्रभाव नहीं पड़ रहा है, वह स्वयं गा रही है, तो ये क्या हो गया? यह हो गया अकर्मक। लेकिन अभी इस प्रश्न को बदल दिया जाए कि उसे, ठीक है, उसे, ठीक है, गवाया जा रहा है, गवाया जा रहा है, ठीक है, उसे गवाया जा रहा है, मतलब उससे गाना गवाया जा रहा है, यह क्रिया हो रही है। अब यहां जो है कि ये जो है कि सकर्मक में चली जाएगी। अब जैसे जी घबरा रहा है, तो जी घबरा रहा है, तो जी घबराता है का मतलब ये होता है, जी घबराता है अकर्मक है। लेकिन अब इसी प्रश्न को बदल दीजिए कि परीक्षा से जी घबरा रहा है, तो अगर परीक्षा से जी घबरा रहा है तो सकर्मक में चला जाएगा। तो अकर्मक सकर्मक जितना ही बढ़िया से आप समझ लेंगे, समझ लीजिए कि आपने बहुत कुछ, ठीक है, बहुत कुछ काम जैसे आपने कर लिया, ठीक है। अब इसके बाद जो ये प्रयोग के आधार या प्रयोग की दृष्टि पर था, उसके बारे में हम समझने का प्रयास करेंगे। अकर्मक सकर्मक को बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए, क्योंकि बराबर इसमें प्रश्न बनता रहता है। एक बात और हम बता देना चाहते हैं कि अकर्मक सकर्मक में हमेशा प्रश्न करिए, ठीक है। अगर उस प्रश्न का उत्तर आ जाए तो समझ लीजिए कि जैसे राजू ने मारा, अब राजू ने मारा, तो राजू ने मारा तो किसको मारा? किसी को मारा ही होगा। राजू ने खाया, तो प्रश्न उठना है क्या खाया? कुछ खाया ही होगा। तो जहां आपको अगर उत्तर कर्म के आधार पे मिले तो वह सकर्मक है, यदि नहीं उत्तर मिल रहा है तो अकर्मक है। जैसे उसका सिर खुजलाता है, तो उसका सिर खुजलाता है एक अपने आप की प्रक्रिया है, कोई कर नहीं रहा है। जैसे उसका जैसे गाता है, आकाश चिड़िया में उड़, जैसे जो चिड़िया है वो आकाश में उड़ रही है, ठीक है। ट्रेन दौड़ रही है, तो ट्रेन दौड़ रही है तो कोई उसमें उसकी भूमिका नहीं है, अपने आप दौड़ रही है। लेकिन अगर यह प्रश्न बदल दिया जाए कि ट्रेन को दौड़ाया जा रहा है, तो ट्रेन को दौड़ाया जा रहा है, ट्रेन को चलाया जा रहा है, तब समझ लेना कि वहाँ सकर्मक क्रिया है। अब हम लोग प्रयोग या रचना की दृष्टि पे उधर हम लोग ध्यान दे रहे हैं
कि उसमें कौन कौन से शब्द हैं। ये तो हम लोग समझ लिए कि इसके जो दो भेद थे, ठीक है, इसके तो दो भेद हम लोग समझ ही लिए कि एक अकर्मक और दूसरा था सकर्मक। ठीक, ये तो दोनों हम लोग समझ चुके हैं। अब इसके आधार पे हम लोग समझेंगे कि इसके आधार पे कौन कौन, अब इसमें हमने पहला क्या दिया था, इसमें पहला दिया था हमने प्रेरणार्थक क्रिया, यही पहला हमने लिखा था। देखिए प्रेरणार्थक क्रिया का मतलब ये होता है, देखिए समझिए प्रेरणार्थक क्रिया होती क्या है। प्रेरणार्थक क्रिया का मतलब ये होता है कि आदमी खुद नहीं काम करता है, दूसरे से करवाता है। जैसे लिखता स्वयं का काम है, लेकिन लिखवाना दूसरे का काम है। तो हमेशा यह ध्यान दीजिएगा कि जैसे आदमी खुद अपने लिए नहीं करता है, दूसरे से करवाता है। जैसे उदाहरण तौर पे हम लोग ले सकते हैं कि माँ बच्चों को खाना खिलाती है, अपने नहीं खाती है। अब इसका उदाहरण हम लोग ले सकते हैं कि माँ बच्चों को, ठीक है, माँ बच्चों को खाना खिलाती है। ये ध्यान दीजिएगा कि अपने नहीं खा रही है, दूसरे को खिला रही है। इसी तरह, ठीक है, मालिक मजदूर से काम करवाता है। अब जैसे दूसरा उदाहरण हो गया कि मालिक मजदूर से काम करवाता है। एक और उदाहरण हो गया, ठीक है, कि बड़े लोग धोबी से कपड़ा धुलवाते हैं। तो जैसे अब अपने क्रिया न करके दूसरे से अगर क्रिया करवा रहे हैं तो यह प्रेरणार्थक क्रिया है, ध्यान रखिएगा, अपने क्रिया नहीं करना है। अब जैसे प्रेरणार्थक क्रिया के और शब्द क्या क्या है, जैसे आप यहाँ लिख सकते हैं कि धुलवाता है, ये खुद नहीं कर रहा है, धुलवाता है। काम करवाता है, एक और लिख सकते हैं लिखवाता है, ठीक है, राम राजू से पत्र लिखवाता है। तो यहाँ प्रेरणार्थक क्रिया है, अपने न करके दूसरे के माध्यम से जो क्रिया की जा रही है वो प्रेरणार्थक क्रिया है। अब दूसरा जो है संयुक्त क्रिया। देखिए संयुक्त क्रिया का मतलब क्या होता है कि मूल क्रिया के साथ, ध्यान दीजिएगा, कि दो या दो से अधिक धातुओं का योग एक में रहे, एक क्रिया मुख्य रहे और दूसरा क्रिया सहायक रहे, उसको संयुक्त क्रिया कहते हैं। अब जैसे संयुक्त क्रिया कैसे बनती है कि राजू, ठीक है, राजू खाना खा चुका है, ठीक। अब यहां ये भी क्रिया है, ये भी क्रिया है। एक और उदाहरण ले सकते हैं कि दूसरा कि सीमा घर जा रही है, ठीक। तो अब यहां कौन जा रही है, एक सहायक, इसके साथ ये मुख्य क्रिया ये है, सहायक क्रिया ये है। तो संयुक्त क्रिया का मतलब क्या होता है कि जिसमें एक मुख्य क्रिया हो, दूसरा सहायक क्रिया हो, उसी को संयुक्त क्रिया है। जैसे वह खाना खा रहा है, वह सो रहा है, वह गा रहा है, कुछ ना कुछ जैसे बदलता रहता है, तो यह होता है क्या बोलते हैं, संयुक्त क्रिया। अब तीसरी जो क्रिया है नाम धातु क्रिया। अब देखिए नाम धातु क्रिया क्या है। नाम धातु क्रिया का मतलब यह है कि जब संज्ञा सर्वनाम विशेषण आदि शब्दों में ना प्रत्यय जोड़ दिया जाए। कौन कौन में, याद रखिएगा कि संज्ञा, ठीक, सर्वनाम और विशेषण, ये तीन होना चाहिए, संज्ञा सर्वनाम विशेषण। कौन सा प्रत्यय जोड़ना है, याद रखिए कि प्रत्यय कौन सा जोड़ना है, प्रत्यय ना जोड़ना है।
तो जैसे प्रत्यय ना जोड़ेंगे तो यह नाम धातु क्रिया हो जाएगी। अभी इससे पहले हमने बताया भी था कि अब इसका उदाहरण मान लीजिए हम लोग ले सकते हैं कि वही बात से बतियाना, बात से क्या हो गया, बतियाना, लास्ट में क्या जुड़ गया, ना। इसी तरह जैसे रंग से रंगना, फिल्म से फिल्माना, लज्जा से लजाना, ठीक है। तो ये संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण में कौन सा धातु जोड़ना है, याद रखिएगा कि संज्ञा और सर्वनाम और विशेषण में कौन सा धातु जोड़ना है, ना जिसमें जोड़ा जाएगा उसको नाम धातु क्रिया कही जाएगी, ठीक है। उसके बाद जो इसके बाद क्या बोलते हैं क्रिया है, वह है चौथी कृदंत, कृदंत क्रिया। देखिए कृदंत क्रिया क्या है। कृदंत का मतलब ये होता है कि जो धातु में प्रत्यय लगाकर बनाई जाती है, जो भी धातु, इसमें क्या था, इसमें संज्ञा सर्वनाम और विशेषण तीन शब्द से नाम धातु क्रिया थी। कृदंत क्रिया क्या है कि इसमें धातु में, किसमें, धातु में, जो शुरू में बताए थे, धातु में क्या होता है कि धातु में प्रत्यय लगता है। धातु में क्या होता है, धातु में प्रत्यय लगाना होता है, प्रत्यय लगाना होता है, ठीक। और प्रत्यय लगाने के बाद जिस क्रिया का निर्माण होता है वह कृदंत क्रिया कहलाती है। एक चीज ध्यान रखिएगा कि नाम धातु में संज्ञा सर्वनाम विशेषण में ना लग रहा है, जबकि कृदंत में क्या हो रहा है कि धातु में, याद रखिएगा, धातु में प्रत्यय लगाना है। और प्रत्यय लगाकर कैसे बनाएंगे, अभी इससे पहले हमने बताया था कि धातु क्या है, धातु है पढ़, तो पढ़ से क्या हो गया, पढ़ना, ठीक है। बैठ से क्या हो गया, अब बैठ से क्या हो गया, बैठाना या बैठना, ठीक। तो इसमें धातु का प्रयोग हो रहा है, इसमें संज्ञा सर्वनाम विशेषण का प्रयोग हो रहा है। उसके बाद एक चौथी जो पांचवा है, ठीक है, वह पांचवा है, ध्यान दीजिएगा, सामान्य क्रिया। सामान्य क्रिया, देखिए सामान्य क्रिया में सब क्रिया आ जाती है। सामान्य क्रिया का मतलब ये होता है कि जहां एक ही क्रिया का प्रयोग हो। सामान्य क्रिया का मतलब, देखिए सामान्य क्रिया का मतलब, असंयुक्त क्रिया का मतलब ये समझ लीजिए कि विलोम टाइप है। सामान्य क्रिया में क्या होता है, एक ही क्रिया का प्रयोग होता है, एक ही क्रिया का, एक क्रिया का प्रयोग होता है। और एक से अधिक क्रिया का प्रयोग हो गया तो संयुक्त क्रिया में चला जाएगा। जैसे उदाहरण दे रहे हैं कि राजू दौड़ता है, एक क्रिया हो रही है, ठीक, मात्र एक क्रिया, एक क्रिया का प्रयोग सामान्य धातु के अंतर्गत होगा। उसके बाद अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण जो बिंदु है, जो छठा वाला है, वह है पूर्वकालिक क्रिया, जो बार बार पूछता भी रहता है। पूर्वकालिक क्रिया, याद रखिए कि पूर्वकालिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया का मतलब यह होता है कि पूर्वकालिक में किसी क्रिया के पूर्व एक अन्य क्रिया हो चुकी होती है। क्या होती है इसमें कि किसी क्रिया के पूर्व एक क्रिया हो चुकी होती है। इसका हम लोग उदाहरण ले सकते हैं, ठीक है, कि दिनेश ठीक नहाकर, ठीक है, नहाकर खाना खाता है, खाना खाता है, ठीक। उसके बाद एक और उदाहरण हम ले सकते हैं, ठीक है, कि शैलेश, ठीक, शैलेश बैठकर पढ़ता है, बैठकर पढ़ता है। याद रखिएगा दो क्रिया हो रही है। खाना खाने से पहले कौन क्रिया हुई है, नहाना। पढ़ने से पहले कौन क्रिया हुई है, बैठना। तो एक क्रिया से पहले कोई क्रिया हो चुकी होती है उसको पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं।
फिर एक बार ध्यान दीजिए, प्रेरणार्थक क्रिया में ध्यान दीजिएगा, प्रेरणार्थक क्रिया में कोई काम करता नहीं करता है, दूसरे से करवाता है, लिखवाता है, बैठाता है, खिलवाता है, पिलाता है, लजवाता है, दूसरे से यह जो है कि प्रेरणार्थक क्रिया करता है। संयुक्त क्रिया में क्या होता है कि एक मुख्य क्रिया होती है और दूसरा जो है कि सहायक क्रिया होती है। ये मुख्य क्रिया हो गई, ये दूसरा सहायक क्रिया हो गई। नाम धातु क्रिया में क्या होता है, ध्यान दीजिएगा कि ये इधर संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण में कौन सा धातु लगना है, प्रत्यय धातु लगना है। प्रत्यय में कौन सा, तो ना लगना है। ना को जब जोड़ देंगे तो वह नाम धातु क्रिया हो जाएगा। जैसे बात से बतियाना, लात से लतियाना, ठीक है, लूट से लूटना। अब जैसे जिसमें ना जुड़ जाएगा वह क्रिया का रूप पकड़ लेगा। कृदंत क्रिया में क्या होता है, कृदंत क्रिया में धातु में ही जो है कि प्रत्यय लगता है। अब जैसे मान लीजिए पढ़ से जो है पढ़ना, बैठ से है बैठना, ठीक है। सामान्य क्रिया में क्या है, ठीक इसके उल्टा है संयुक्त क्रिया से। इसमें दो क्रिया काम करती है, इसमें केवल एक क्रिया काम करती है। इसमें एक क्रिया, कितनी क्रिया, एक क्रिया का प्रयोग होता है। जैसे राजू दौड़ता है, राजू खाता है, राजू बैठता है, दिनेश क्या बोलते हैं, बोलता है, कोई एक क्रिया का प्रयोग होगा। पूर्वकालिक क्रिया में क्या है, पूर्वकालिक क्रिया में एक क्रिया हो चुकी होती है, उसके बाद दूसरी क्रिया होती है। इसमें क्या है कि दिनेश नहाकर खाना खाता है, ठीक है, शैलेश बैठकर पढ़ता है। और उदाहरण हम लोग ले सकते हैं कि अभी वह उठकर मुंह धोया है, तो अभी वह उठा है, एक क्रिया हो गई, मुंह धोया है, दो क्रिया हो गई। दूसरा है कि वह खाना खाकर स्कूल गया, वह खाना खाकर स्कूल गया, मतलब एक तो खाना खा ली, एक क्रिया हो गया, स्कूल चला गया, दो क्रिया हो गया। तो एक क्रिया से पहले एक दूसरी क्रिया की सूचना मिल जाना है तो पूर्वकालिक क्रिया है, यह ध्यान रखिएगा। और इस तरह क्या बोलते हैं, क्रिया का जो भेद है मुख्य रूप से वह समाप्त हो गया, ठीक है। खास तौर से आप अकर्मक और सकर्मक क्रिया को बेहतरीन ढंग से देख लेना चाहिए। और अंत में हम बता दें कि जिस क्रिया में, ठीक है, जिस क्रिया में ना लगा हो तो ये मतलब मत लगाइएगा को अकर्मक है। ये भी देखना है कि लगातार दो बार मात्राएं लगी हैं कि एक बार मात्रा लगी हैं। प्रश्न आपको करना है, अगर उसका सकारात्मक उत्तर आ रहा है तो समझ लीजिए कि वह सकर्मक क्रिया है। जैसे राजू आम खाता है या राजू खाता है, तो खाने का मतलब ये होता है कि आपका कोई न कोई उत्तर आ जाएगा, तो उस हिसाब से अकर्मक सकर्मक पकड़ लीजिएगा। और संयुक्त क्रिया याद रखिएगा, संयुक्त क्रिया और सामान्य क्रिया में भेद यही है कि सामान्य क्रिया में एक क्रिया का प्रयोग हो रहा है, संयुक्त क्रिया में एक मुख्य क्रिया, एक सहायक क्रिया है। और पूर्वकालिक क्रिया में दो क्रिया है, लेकिन एक क्रिया पहले हो चुकी होती है, बाद में दूसरी क्रिया प्रारंभ होती है। और प्रेरणार्थक क्रिया में कुछ नहीं करता, काम करता है, कोई दूसरे से करवाता है, तो वह प्रेरणार्थक क्रिया है। नाम धातु में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण की विशेषता है, जबकि कृदंत में केवल धातु की विशेषता है, ये भी ध्यान रखिएगा। आज का टॉपिक बस यहीं पे समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।